जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है तैयारी कर लो चैनल में। और हम बात कर रहे थे क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों ये हम लोग प्रश्नोत्तरी देख रहे थे, हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का टॉपिक वाइज टॉपिक, हर एक वो चीज़ देखेंगे जो कि हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसा कि हम लोग पिछले साल तैयारी कर रहे थे उसी हिसाब से इस बार तैयारी करेंगे, पर थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग रहेगी और जो नोट्स हैं वो थोड़ा अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पे हमने 13 तक के प्रश्न देख लिए थे। आगे के प्रश्न हैं यहाँ पे, हिंदी के निम्नलिखित लोक मंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय मतलब नाटक समझ सकते हैं, रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। मतलब ये लोकमंच नाटक हैं या लोकमंचीय रूप हैं कि किस तरह से वहाँ के लोकमंची जो लोकल होते हैं ना, किसी राज्य से रिलेटेड होते हैं, उनको और राज्यों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जैसे सांग दिया हुआ है, विदेशिया, माच, ख्याल। अब देख लेते हैं आगे दिया हुआ है क्या, ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोड, जिसे मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है। फिर इसके हम लोग प्रश्न जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं। तो इनमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये सारे। सांग का हो जाएगा हरियाणा, ये हरियाणा प्रांत का लोकमंचीय है। विदेशिया का हो जाएगा बिहार, ये बिहार में प्रचलित है। माच का हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में इसका प्रचलन है। और ख्याल का हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गए सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। तो यहाँ पे से हम अंदाजा लगा सकते हैं किसके बारे में चर्चा हो रही है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये हो गया कथन, और ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और ये किसके बारे में हो रहा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो किसके बारे में है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो प्रश्न बनते हैं, एक कि ये कथन किसका है, दूसरा ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? रीतिकालीन कवि के लिए कहा है। अब कौन सा कवि है? तो वो है महाराज जसवंत सिंह, ऑप्शन सी, महाराज जसवंत सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कौन सी? सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध आदि। मतीराम यहाँ पे दिया हुआ है, तो उनकी भी रचनाएं एक बार देख लेते हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी आदि। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? खास तौर पे दिया हुआ है नहीं है। नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। और इस टाइप का प्रश्न ऑप्शन में कुछ और था। इस टाइप का प्रश्न अभी पूछा गया था 26 दिसंबर के एग्जाम में। ठीक है, 26 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सही उत्तर है नाभादास। नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास क्या है? राम भक्ति धारा के कवि हैं। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि हैं उनको देख लेते हैं, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास,
कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीतस्वामी, चतुर्भुजदास, रसखान, मीरा, रहीम आदि। अब राम भक्तिधारा के कवियों के नाम भी देख लेते हैं। रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास। जो ऑप्शन में था वो ईश्वरदास था, जो 26 दिसंबर को पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो हमें ये चीज़ें ध्यान भी रखनी है कि कौन से कवि या आचार्य या रचनाकार किस काल से संबंधित हैं, ये पूछता है। फिर उसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 17। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत। आगे और प्रश्न दिया हुआ है वो देख लेते हैं। थोड़ा लंबा प्रश्न है तो समझ के ही हमें पढ़ना है। क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन पूछ रहा है किसका है। राहुल शंकराचार्य, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया था। कौन सा इतिहास? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भास कहा है। तो ये प्रश्न बनता है कि प्राकृताभास अपभ्रंश को किस आचार्य ने कहा है। तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने। यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है। ऑप्शन में दे देगा प्राकृताभास। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 खंडों में बांटा है। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीति काल 1700 से 1900 तक और गद्य काल 1900 से लेकर के 1984 तक। फिर आगे प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रचनाएं दी हुई हैं और एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं, नीचे कूट का मिलान करते हुए सही जवाब देना है। तो सही उत्तर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन ए का दूसरा। यहां पे देख लेते हैं। प्राकृत प्रकाश मतलब वर रुचि का है। फिर श्रावकाचार ये है देवसेन का। प्रबंध चिंतामणि ये है जैनाचार्य मेरुतुंग का। और अंत में दिया हुआ है कुमारपाल प्रतिबोध ये है सोमप्रभ सूरी का। ठीक है, यहां पे ही दिया हुआ है प्राकृत प्रकाश, वररुचि, श्रावकाचार्य, देवसेन, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग और कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी और अंत में दिया हुआ है कुमारपाल चरित ये हेमचंद्र का है। फिर प्रश्न है यही सच है कहानीकार कौन है। यही सच है कहानी के कहानीकार कौन है। कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी या फिर मृदुला गर्ग। तो दोस्तों सही उत्तर है मन्नू भंडारी। आगे देख लेते हैं। यही सच है कहानी के कहानीकार है मन्नू भंडारी और नीचे जो बाकी दिए हुए थे कृष्णा सोबती। इनकी कहानी है यारों की यार, सिक्का बदल गया, ए लड़की, मित्रों मर जानी। फिर है उषा प्रियमवदा। इनकी कहानियां हैं वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया। मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं कहानियां हैं यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु। मृदुला गर्ग की कहानी है कितने कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी और समागम। फिर है चित्रा मुगदल की जहर ठहरा हुआ, लाक्षाग्रह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ममता कालिया की है छुटकारा, सीट नंबर 6, बोलने वाली औरत और मुखौटा। तो ये थी कुछ कहानीकार और उनकी कहानियां।
फिर प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, रचनाकार दिए हुए हैं और उनको उनके साथ सुमेलित करना है। तो यहां पे सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, पेरी इप्सुस। इसका हो जाएगा, पेरी इप्सुस का हो जाएगा चौथा नंबर का लोनजाइनस। ठीक है। द सीक्रेट वुड, इसका हो जाएगा टी.एस. इलियट। ये थोड़ा सा, हाँ टी.एस. इलियट सही है। पोएटिक्स, इसका हो जाएगा अरस्तु। और अंत में दिया हुआ है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसका हो जाएगा सबसे पहला कालरिच। तो यहां पे दिया हुआ है पेरी इप्सुस लोनजाइनस, द सीक्रेट वुड टी.एस. इलियट, पोएटिक्स अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया कालरिच और लिलिकर बैलेट्स का विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये है यहां पे सूचियों का सही मिलान, ऑप्शन डी यहां पे सही है। फिर प्रश्न है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथवध, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। तो ये है उन्मुक्त से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो ये है कि हिंसा नल ने से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त जो ध्येय वाक्य उन्मुक्त से अवतरित है, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर जी को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। इनको अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कई सारे प्रश्न, यहाँ कई सारे प्रश्नों के हमें उत्तर मिल गए हैं और कई सारे प्रश्न भी बनते हैं। देखिए पहला तो हमने ये हिंसा नल वाला देख लिया, जिसके उन्मुक्त है जो, और जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ है कि रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। तो ओज और पौरुष का कवि कौन कहलाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी। और इन्हें ही अधैर्य का कवि कहा जाता है। अधैर्य का कवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? डिप्टी राष्ट्र कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बन गए रामधारी सिंह दिनकर जी से। अब इनकी कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय। मैथिली शरण गुप्त को हरि गीतिका छंद के बादशाह नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए एक और यहाँ पे चालू हो गया, शुरू हो गया कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं उन्हें हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि हरि गीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी को। अब इनकी कुछ कृतियां हैं वो देख लेते हैं कि रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, झनकार, अनघ, जय भारत, विष्णु प्रिया, जय शंकर प्रसाद झारखंडी उपनाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंडी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जय शंकर प्रसाद, और इन्हें ही, हाँ जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछ रहा है, यहाँ से ये बात शुरू हुई है जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद झारखंडी उपनाम से प्रसिद्ध हैं और इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, महाराणा का महत्व आदि। तो देखिए यहाँ पे 3 कवियों के बारे में पढ़ा, उनकी प्रमुख कृतियां और उनके उपनाम भी हमने यहाँ पे देखे। तो ये चीज़ें भी आप लोग दोस्तों अगर नोट्स बनाते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो नोट्स बनाना बिल्कुल ना भी भूलें, क्योंकि आप वीडियो को पुश करके थोड़ा सा लिख लें तो ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, हमें एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो कौन सी मान्यता है? काव्य में ग्रामीणों, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, ये तो सही है। भाषा में
मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये असत्य है। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, ये भी सत्य है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी है जो कि इस प्रश्न के हिसाब से सही है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य भाषा के संदर्भ में ऑप्शन बी मान्यता जो है, ऑप्शन बी में जो मान्यता लिखी हुई है वो वर्ड्सवर्थ की नहीं है। ठीक है। अब भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। अब विलियम विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1970 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इनका प्रथम काव्य जो है वो काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्ट स्केचेस, ये सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की थी। कौन कौन सी मान्यताएं हैं? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था उतनी नहीं उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। उतनी ही उनकी भाषा सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर प्रश्न कहता है कि कहानी इतिवृत्त हो तो, कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? किस लेखक के हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है ना वो है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन ए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में देखते हैं। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार कहानी इतिवृत्त जो भी वहां दिया हुआ था कथन, वो लेखक जैनेन्द्र कुमार का है। निम्नलिखित लेखकों की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब। राजेंद्र यादव की रचनाएं हैं देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने जहां राजेंद्र यादव की खेल खिलौने जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे ताजमहल आदि। यशपाल जी की पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। और इलाचंद्र जोशी का धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं आदि। फिर प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा रचना कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें सही उत्तर है कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उसकी कविता। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचना। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न मिल गया, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, इन्होंने सरस्वती पत्रिका 1908 में सरस्वती रचना में 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा। सरस्वती में द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था। 1903 से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। और सरस्वती में 1908 में इन्होंने क्या लिखा? उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख, सरस्वती पत्रिका में ही। फिर प्रश्न पूछता है कि अभिनव गुप्त के अनुसार
अभिनव गुप्त के अनुसार, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, नीचे कूट दिए हुए, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है। मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ये तो सही है। दूसरा देख लेते हैं, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, ये असत्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्वपर के बंधन से छूट जाता है, ये भी सत्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है, ये असत्य है। तो ए और सी हमारा है ऑप्शन सी में, सी सही है। मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। तो ये है हमारे सही, पहला ए और सी, और इसमें से बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ए और सी। फिर प्रश्न आगे इसी में और है, थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल्ड है। तो अभिनव गुप्त का जन्म 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंद्रराज और भट्ट तौत को गुरु मानकर किया है। व्याकरण का नरसिंह गुप्त, ध्वनि शास्त्र का भट्ट इंद्रजाल और नाट्य शास्त्र का भट्ट तौत को गुरु मानकर किया है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये पूछता है कि अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सुमेलित कीजिए। रचनाएं, प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है और कोड दिया हुआ है, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब मोहन राकेश की डायरी, इसका हो जाएगा 1985 ईस्वी। डायरी के कुछ पन्ने, इसका हो जाएगा 1940 ईस्वी। मेरी कॉलेज डायरी, इसका हो जाएगा 1958 ईस्वी। और अंत में है एक कार्यकर्ता की डायरी, इसका हो जाएगा 1972 ईस्वी। तो मोहन राकेश की डायरी 1985 ईस्वी, ये मोहन राकेश हैं इसके रचनाकार। डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी, घनश्याम दास बिड़रा इसके रचनाकार हैं। मेरी कॉलेज डायरी 1958 ईस्वी, धीरेन्द्र वर्मा की ये रचना है। और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 ईस्वी, ये सीताराम सेकटिया की रचना है। फिर प्रश्न है दोस्तों कि जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो सही उत्तर है नागार्जुन, ऑप्शन डी। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन कवि नागार्जुन के विषय में है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो दोस्तों ये प्रश्न भी पूछता है नागार्जुन का वास्तविक नाम। इनके व्यक्तित्व में राहुल सांकृत्यायन और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा था। इन्हें मैथिली श्रेय यात्री भी कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न पूछ गया, मैथिली श्रेय यात्री किसे कहा जाता है? वैद्यनाथ मिश्र को, मतलब नागार्जुन को। इनके रचित उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेसरनाथ 1954, दुख मोचन 1957, वरुण के बेटे 1957 और उग्र तारा आदि है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
कल फिर से इसी के आगे के प्रश्न लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, क्योंकि ये वीडियो आती है और लगभग जितने मिनट की है उतने मिनट में समाप्त हो जाती है। आप इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं पर आप उसे देखेंगे नहीं। तो गुजारिश है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और इसमें जो भी टॉपिक हैं, प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, उसे आप अपने नोट्स में नोट करते जाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं डैम श्योर होकर कह सकता हूं कि ये चीज़ आपको परीक्षा के बाद भी याद रहेगी और इसे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।